दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 का जो राजन सीरीज होता है, इसके सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट का नाम है सामाजिक विज्ञान। और पेपर नंबर की बात करें तो ये पेपर नंबर 5 है। और इस सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम मैराथन के द्वारा जो बिल्कुल जो है केवल एक वीडियो में जो है समाप्त करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आप सभी लोगों को फ्री नोट्स और पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें जो है हम लोग केवल एक वीडियो में जो है बिल्कुल समाप्त करने वाले हैं। इसके अलावा जो है आप लोग अगर अन्य सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं राजन सीरीज के मैराथन को, तो जो है चैनल पर विजिट करके या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो है बिल्कुल देख सकते हैं। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, महाभारत के लेखक कौन है। महाभारत के लेखक की अगर बात करें तो वेद व्यास जी हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें रामायण, जो रामायण होता है हमारा, अगर एग्जाम में इस तरह पूछ ले कि रामायण के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ये क्वेश्चन जो है 2023 में आ चुका है। अब 24 में किस प्रकार से अगर इसी बेस पे क्वेश्चन बना तो ये पूछेगा कि रामायण के रचयिता या लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। 2023 में क्वेश्चन आया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2024 पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें हो गया नेपाल, पाकिस्तान। इसके अलावा हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो भारत में जो है कुल पड़ोसी देश की संख्या देखें तो वो जो टोटल होता है 9। 9 में अगर हम बात करते हैं 2 की, 2 और 7 9 होता है। तो 2 में जो होता है ये समुद्री सीमा से जो है साझा करता है पड़ोसी देश। अब इसमें कौन कौन से हो गए, जैसे हो गया ये फर्स्ट नंबर पे अगर देखें तो ये हो गया मालदीव। ठीक है, ये मालदीव हो गया। और सेकंड नंबर की अगर बात करें तो सेकंड में हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका, ये आप लोग जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं ये एग्जाम में 24 में बन सकता है, क्योंकि 23 में जो है ये इन सभी से क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको जो है बिल्कुल विस्तार से वर्णन करेंगे। अब 2 यहाँ पे हो गया समुद्री सीमा से जो साझा कर रहा है, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया। और उसके बाद में 7 की बात करते हैं तो 7 में क्या क्या आएगा, यहाँ पे 1 हो गया नेपाल हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। तीसरे की बात करें तो पाकिस्तान हो गया, उसके बाद में अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद में हो गया चीन, आपका चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल तो हो चुका है। भूटान के बाद में जो है बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। उसके बाद में जो है भूटान, म्यांमार हो गया। ये सभी आप लोग जो है नोट्स में, अगर आप लोगों के पास ये राजन सीरीज है तो वहां पे लिख लीजिए। उसके बाद में श्रीलंका तो समुद्री हो गया, और मालदीव भी जो है ये समुद्री सीमा से साझा करते हैं। तो इस प्रकार से कितना 9 टोटल हुआ, 1 2 यहाँ पे हो गया, और 7 जो है ये जमीनी स्तर पे जो है सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये टोटल जो हुआ ये 7 हो गया है। ठीक है, इतना देख सकते हैं, ये 7 हो गया है, और ये 2 ये समुद्री सीमा से हो गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, जितना क्वेश्चन बन सकता था। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन है। तो जिले के मुख्य अधिकारी की बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, और नायब तहसीलदार, ये हो गया। उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। जो विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा को कौन सी 2 नदी जो है 2 बार, कौन सी नदी 2 बार काटती है। ठीक है, तो कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है।
विषुवत रेखा इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके बाद में इधर जो रहता है नीचे, ठीक है, यहाँ पे ये कर्क रेखा हो गया ऊपर की तरफ, और ये मकर रेखा हो गया। अब हम लोग जो है ये विषुवत रेखा को देख चुके हैं कि 2 बार जो है कौन सी नदी काटती है। तो विषुवत रेखा को जो है कांगो नदी 2 बार काटती है। अब कांगो नदी जो है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीचों बीच में है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका, ये राइटिंग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। दक्षिण अमेरिका हो गया और उसके बाद में ये हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। अब इससे जो है कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन से संबंधित। अब जैसे ये पूछ ले कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, तो यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा स्पेस रहता तो ठीक रहता। फिलहाल चलिए देखते हैं। अगर पूछ ले कि भारत में कर्क रेखा को, ये कर्क रेखा हो गया 2 बार कौन सी, मतलब भारत में काटती है, ठीक है। ये लैंग्वेज में अपने लिख लेना। कौन सी नदी हो गया, तो कर्क रेखा को जो है भारत में कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, तो ये जो माही नदी है, माही नदी, ये जो होता है ये भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब भूमध्य रेखा का मैटर हो गया, उसके बाद में कर्क रेखा का हो गया। अब मकर रेखा की बात जो है बचती है, तो मकर रेखा क्या होता है, मकर रेखा को कौन सी रेखा 2 बार काटती है, तो यहाँ पे हो गया ये लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, ये जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये मकर रेखा को यहाँ से देख सकते हैं, ये मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। अब ये नदी कहाँ पे पाया जाता है, ये अफ्रीका में, यहाँ से ये अफ्रीका हो गया। अब अफ्रीका में कहाँ से, बोत्सवाना, ठीक है। और उसके बाद में लिम्पोपो नदी एक हो गया अफ्रीका और एक हो गया दक्षिण अफ्रीका, ये जिम्बाब्वे हो गया, जिम्बाब्वे, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। तो इस क्वेश्चन से ये जो है कितने क्वेश्चन बन सकते थे उतना हमने आपको बताया। तो यहाँ पे हम लोग 5 नंबर में देखते हैं, दिया हुआ है कि सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव बताइए। जो 2 राजनीतिक प्रभाव क्या क्या थे उसको बताना है। तो फर्स्ट की अगर बात करें तो राजनीतिक एकीकरण था और उसके बाद में छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति हो गई थी, ठीक है। अब 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन की अगर बात करें तो ये आरबीआई करता है। आरबीआई मतलब हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अगर पूछ ले स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। उसके बाद में 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई होता है, ठीक है। ये प्राकृतिक इकाई होता है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे आते हैं, जानवर हो गया, अणुजीव हो गया, ठीक है, सभी शामिल होते हैं। जो अजैविक घटक होते हैं अजैविक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके, ठीक है, इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। तो इसमें जैविक और अजैविक मिलकर जो है एक जैविक इकाई का निर्माण करते हैं संपूर्ण, तो उसी को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद में देखते हैं 8 नंबर में दिया हुआ है कि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। जो सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उस ऊष्मा को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे सोलर पैनल हो गया, तो इससे जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, तो इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। अब उसके बाद में हम लोग 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है कि वर्षण किसे कहते हैं, वर्षण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो वर्षा के विभिन्न रूप होते हैं अलग अलग, उसे जो है वर्षण कहते हैं। अब जैसे हो गया हिम वर्षा हो गया, जल वर्षा हो गया, ओश हो गया, कोहरा हो गया, ये सभी जो है वर्षण होते हैं, ठीक है। 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर में क्या दिया हुआ है कि भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। कौन कौन से हैं, प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया और खनिज हो गया।
उसके बाद में 11 नंबर की बात करते हैं, जल मंडल क्या होता है, यानी जहां जिस मंडल में जल पाया जाता है उसे जल मंडल कहेंगे। तो जल मंडल में क्या होता है, जल मंडल में ऐसे सब कुछ पाएंगे आएंगे जिसमें जो है पानी की मात्रा रहे, जल का मात्रा रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जल मंडल से तात्पर्य जल की उस परत से होता है, ठीक है, जो पृथ्वी की सतह पर झीलों हो गया, नदियों हो गया, महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% भाग जल है। पृथ्वी पर जो है ये 60% भाग जल होते हैं। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रहण ग्रहण या जलीय ग्रह कहा जाता है, ठीक है। 12 नंबर की बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है कि पद्मावत की रचना किसने की थी। पद्मावत जो है इसकी रचना किसने की थी, तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगर इससे ये पूछ ले कि पद्मावत किसकी पत्नी थी, तो ये राजा रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के ये महाराजा थे। 13 नंबर की बात करें तो शिक्षा का महत्व किस लिए है। शिक्षा का महत्व हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जो है जीवन में किस प्रकार से होता है। तो आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा, हवा का होता है, उससे ज्यादा महत्व ही शिक्षा का होता है, ठीक है। जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, कपड़ा हो गया, हवा, इसके बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं। तो उसी प्रकार से है कि शिक्षा का महत्व जो है इन सभी से तुलना कर दिया है। तो उतना ही महत्व शिक्षा का है जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा और हवा का होता है। 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 14 नंबर में दिया है कि 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद है। तो प्रमुख महाजनपद का नाम बताना है। तो यहाँ पे हो गया 4, काशी, मगध, गांधार एवं कौशल। अब इससे अगर अधिक क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है कि काशी का राजधानी कहाँ था उस समय। तो काशी का उस समय था वाराणसी, ठीक है। और हम मगध की बात करें तो मगध की क्या था, राजगिरह था। गांधार की अगर बात करें तो तक्षशिला था। और कौशल की बात करें तो शरावती, ये हो गया शरावस्ती, और अयोध्या हो गया, इसी को अयोध्या के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम लोग 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में दिया हुआ है कि सूर्य के वरुण की दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बहुत रेयर कंडीशन में आते हैं। तो यहाँ पे दूरी की अगर बात करें तो ये 450 करोड़ किलोमीटर दूरी होता है, ठीक है। 16 नंबर की बात करते हैं। महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की है। जो महर्षि व्यास, यही क्वेश्चन जो है इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। 2023 में क्वेश्चन आया था, 2023 में आया है और 2019 में आया है। तो इस प्रकार से इससे एक क्वेश्चन और बताए थे कि अगर यहाँ पे महाभारत का बात कर रहा है, महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। और अगर रामायण की बात कर ले, रामायण की रचना की बात करें तो वाल्मीकि ने किया था, ठीक है। तो कुशीनगर कहाँ है, यह क्यों प्रसिद्ध है। तो कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में है। किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र जो लव कुश थे, तो उसमें से लव और कुश, तो यहाँ पे कुश द्वारा जो है ये बसाया गया था कुशीनगर, ठीक है। तो कुश मीन्स कुशीनगर, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। यानी कुश, ये मात्रा हटा दीजिए, कुशीनगर हो जाएगा। तो यहाँ भगवान का बुद्ध तीर्थ स्थल भी है कुशीनगर में। अब यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यातायात से संबंधित निम्नलिखित संकेत बताइए। यातायात से संबंधित जो संकेत होते हैं उसको बताना है। जैसे हो गया विद्यालय, जैसे यहाँ पे कोई लड़का है ये विद्यालय जाता है तो इस प्रकार से यहाँ पे इंडिकेट सिंबल द्वारा कर सकते हैं। वाहन ना खड़ा करे, यानी जहाँ पे लिखा रहता है कि नो पार्किंग, वहां पे वाहन खड़ा करना मना होता है। 19 नंबर में देखते हैं यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत क्या होता है। तो बाएं मुड़ने का संकेत इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं इधर से तीर है, ये ऐसे है, ठीक है। तो दाहिने मुड़ने का संकेत किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। तो ये सभी तो आप लोग जो है बाइक चलाते हैं समझ सकते हैं। 20 नंबर की बात करते हैं। तो 20 नंबर में दिया हुआ है कि पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। जो पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है पृथ्वी पर, वो किस कारण से हो रहा है। तो जो नगरीकरण होता है उसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और औद्योगिकरण, नगरीकरण के साथ साथ जो है औद्योगिकरण भी हो रहा है। अगर नगरीकरण होगा तो औद्योगिकरण भी होगा, तो वहाँ पे अत्यधिक वृद्धि के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और उसके बाद में देखें तो तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है तीव्र गति से, ठीक है।
वो भी बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और वन विनाश, जो वृक्षों की हम कटाई करते हैं उसके द्वारा भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। 21 नंबर की बात करते हैं। 21 नंबर में क्या दिया हुआ है कि मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं इसके नाम बताना है। तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे दीर्घ मापक मानचित्र होता है और लघु मापक मानचित्र होता है। 22 नंबर की बात करें तो ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है? ग्लोब जो होता है किसका प्रतिरूप होता है, यानी रूप किसका होता है? ये ग्लोब जो है पृथ्वी का रूप होता है। कहाँ पे, कौन सा देश स्थित है? 23 नंबर की बात करते हैं। नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? तो ये 2018 और 23 में आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके जो है आय के स्रोत की अगर बात करें नगर निगम के, तो संपत्ति कर, जमीन कर या मकान कर जो होता है, हाउस टैक्स के द्वारा जो होता है, वो आय के प्रमुख स्रोत होते हैं नगर निगम के। उसके बाद में जो पानी सप्लाई होता है और सफाई शुल्क होता है, ये सभी जो है नगर निगम के आय के स्रोत होते हैं। वाहन टैक्स हो गया, ये सभी जो है नगर निगम के आयकर के स्रोत होते हैं, आय के स्रोत होते हैं। ठीक है। 24 नंबर की बात करते हैं। 24 नंबर में दिया हुआ है कि जिले में परिवार कल्याण के कार्य को कौन करवाता है? जो परिवार कल्याण के कार्य होते हैं उसको कौन करवाता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं उसके कार्य कराते हैं परिवार कल्याण से संबंधित। 25 नंबर की बात करते हैं। 25 नंबर में दिया हुआ है कि फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन का होता है? फरवरी जो होता है वो कितने वर्ष बाद 29 दिन का होता है? ठीक है। तो फरवरी की बात करें तो ये हर एक चौथे वर्ष के बाद जो है, चौथे वर्ष में 29 दिन का हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 26 नंबर की अगर हम बात करें तो बोध गया क्या है? तो बोध गया वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पे गौतम बुद्ध, ये बोध गया में हुआ था। उसके बाद में अगर गौतम बुद्ध से संबंधित और अगर तथ्य देखें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है। तो जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी। और अगर मृत्यु की बात करें तो ये कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। 27 नंबर की बात करें तो 27 नंबर में दिया हुआ है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया था। 28 नंबर की बात करते हैं तो चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो चीन के सर्वप्रथम शासक थे किन शी हुआंग। ये जो है ये महान दीवार के निर्माता थे, निर्माण इनका प्रारंभ करवाया था इन्हीं ने। 29 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। ग्राम पंचायत के जो 2 कार्य जो होते हैं उसको यहाँ पे बताना। जैसे हो गया जल संसाधनों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवन का रखरखाव और निर्माण, स्थानीय कर का संग्रह। ठीक है। ये ग्राम पंचायत के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। 30 नंबर की बात करें तो 30 नंबर में दिया हुआ है कि सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम कौन से होते हैं? गति सीमा में चलना, ठीक है, जो ये स्पीड होता है, स्पीड लिमिट का, जैसे अलग अलग जो हाईवे होते हैं उस पे लिखा रहता है कि 40 के स्पीड पे, 60 के स्पीड पे कितने स्पीड में चलना है, कौन से गाड़ी, 2 पहिया 4 पहिया। तो वहाँ पे गति सीमा में चलना, वहाँ पे इसका जो लिमिट जो है हाईवे का बना हुआ है उसके वहाँ पे जैसे ये कांटा जो रहता है बाइक में वहाँ भी रहता है 40, 50, 60, 70, 120, 110 इधर रेड होता रहता है 90 प्लस के बाद या 120 के बाद। ठीक है। तो ये गति सीमा में चलना, यातायात सिग्नल को फॉलो करना, जो यातायात पर सिग्नल लगे रहते हैं उसका जो है फॉलो करना। अब यहाँ पे 31 नंबर में दे रहा है। 31 नंबर में क्या है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? जो अक्षांश रेखा होता है पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखा होती है ये जो है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण धरातल पर, जैसे यहाँ पे हो गया ये पृथ्वी हो गया और ये भूमध्य रेखा हो गया। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के उत्तर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। उत्तर या दक्षिणी धरातल पर दिए गए किसी बिंदु से तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच कोणीय कोण के माप दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। 32 नंबर की बात करते हैं। 32 नंबर में क्या दिया हुआ है कि इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखी है, यानी इतिहास किसे कहते हैं इसका जो है परिभाषा लिखना है। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देखते हैं प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। जो प्राचीन काल में घटित घटनाएं हैं उसका वर्णन करना जो है
ये इतिहास होता है। 33 नंबर की बात करते हैं। 33 नंबर में दिया है जीवाश्म किसे कहते हैं? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन यानी बहुत ही प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उसके द्वारा चट्टानों पर छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए गए हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर या चट्टानों पर जो सुरक्षित पाए गए हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर में दिया हुआ है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये जो होते हैं ये पाषाण काल के जो भाग होते हैं इनको बांटा गया है। 35 नंबर की बात करते हैं। गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? तो गीजा का पिरामिड जो है खूफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनाया गया था 2560 ईसा पूर्व में। ठीक है, खूफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनाया गया था। 36 नंबर की बात करते हैं। 36 नंबर में दिया है कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है उसके सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो माउंट किलिमंजारो है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो मोहनजोदड़ो का संबंध जो है ये रावी नदी से है। मोहनजोदड़ो का संबंध ये तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, रावी नहीं, ये सिंधु नदी से होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, सिंधु नदी से। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को एक दोहे का जो है सीट दिए थे वो टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे आज, तो उसमें वहां पे दिया था कि मोहनजोदड़ो का संबंध जो अलग अलग मोहनजोदड़ो हो गया, उसके बाद में ये क्या नाम है जो अलग अलग हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसके जो अलग अलग जो है खुदाई करता और किस नदी के किनारे है, इसका जो है हमने एक दोहा दिया था बनाकर, ट्रिक दिया था। तो उसको अगर आप लोग रट लेते हैं तो वहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो इसको आप लोग यहाँ पे मोहन सिंधु राखाल, तो इसकी अगर देखे उत्खनन करता तो राखाल दास बनर्जी है। तो मोहन सिंधु राखाल इस प्रकार से दोहा में था। ठीक है, तो मोहन सिंधु इस प्रकार से सिंधु नदी हो गया, हमको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा अगर दोहा याद है तो। 39 नंबर की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो है ये पिक्टोग्राफी थी, लिपि चित्र लिपि थी। ठीक है, उस पे चित्र बने होते थे, इस प्रकार से लिपि चित्र बने होते थे। ठीक है, अब हम 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर में क्या दिया हुआ है कि पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। खुदाई से प्राप्त तत्कालिक धातु एवं मुद्राएं, इमारतों और भवनों के अवशेष। जो पुरातात्विक स्रोतों के नाम है, खुदाई से प्राप्त जो तत्कालिक धातु और मुद्राएं होती हैं, और उसके बाद में दूसरे नंबर की बात करते हैं, इमारतों और भवनों के अवशेष जो प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ फायान किस वंश के शासनकाल में भारत आए थे? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के वंश के जो है शासनकाल में भारत आए थे। उसके बाद में 42 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 43 नंबर है। भारत के कौन से 2 द्वीप समूह है? तो भारत के जो है अंडमान निकोबार है, ठीक है, और लक्षद्वीप है। फर्स्ट की बात करें तो अंडमान निकोबार यहाँ पे हो गया, अंडमान और निकोबार, और उसके बाद में सेकंड हो गया ये लक्षद्वीप। 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर में दिया हुआ है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंद वंश का अंतिम राजा जो है घनानंद था। 45 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 2 ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुववृत्त कहते हैं। ठीक है, जो काल्पनिक रेखा होती है, ग्लोब पर जो है सब काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। तो यहाँ पे जो है जो 2 ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो होती है उसे विषुववृत्त कहते हैं। 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद में 46 नंबर की बात करते हैं। 46 नंबर में क्या दिया हुआ है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण युग को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जैसे ही फर्स्ट हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में थर्ड नंबर पे हो गया नव पाषाण काल। 47 नंबर दिया हुआ है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था।
48 नंबर में दिया हुआ है कि भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। तो धर्म हो गया, मोक्ष हो गया, काम हो गया और मोक्ष हो गया। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 49 नंबर की बात करते हैं तो 49 नंबर में दिया हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं 49 नंबर, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, वह किसका पुत्र था। तो सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व हुआ था और उनके पिता का नाम था वह फिलिप था। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो जिस काल में घटना का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है, कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसी को जो है प्रागैतिहासिक काल जो होता है इसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद में सेकंड क्या होता है, सबको हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे हो गया प्रागैतिहासिक काल और सेकंड में होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्या होता है, ऐतिहासिक काल। थोड़ा राइटिंग में दिक्कत है, ये इतना मैनेज करिएगा आप लोग। ऐतिहासिक काल, इसे कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। अब ये सब जो है आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या हुआ था, लिखित विवरण प्राप्त नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अक्षर और लिपि, अक्षर और प्लस लिपि, ये जो है ए भी प्राप्त था, ए भी, यानी लिखित विवरण प्राप्त था, लेकिन इसको जो है कोई मतलब पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल में क्या होता है, इसमें जो है अक्षर और लिपि, इन सभी की जानकारी थी और उसके साथ में इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इतना आपको बताएं। यहाँ पे दिया था प्रागैतिहासिक काल केवल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ, लिखित विवरण जो है प्राप्त नहीं था। और उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल सेकंड नंबर पे होता है, इसमें अक्षर और लिपि यानी लिखित विवरण प्राप्त था, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित विवरण प्राप्त था, लेकिन इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसको पढ़ा जा सका, इसको पढ़ा नहीं जा सका। तो इतना जो है सब आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे 51 नंबर की बात करते हैं। 51 नंबर में दिया हुआ है, जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया। जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया। तो ये जो है 1994 में दिया गया था। ममी क्या था, ममी जो था ये शवों के रखरखाव की कला को ममी कहते हैं। ठीक है, जो रखरखाव होता है शवों के, तो उसे जो है ममी कहते हैं। किन्हीं दो नदी घाटी सभ्यताओं के नाम लिखिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और मेसोपोटामिया की सभ्यता। 54 नंबर की बात करते हैं। 54 नंबर में दिया हुआ है कि हड़प्पा की खुदाई के जनक कौन थे। तो हड़प्पा की खुदाई के जनक जो है दयाराम साहनी थे। अब इसको किस प्रकार से जो खुदाई और किस नदी के किनारे जो है इन सभी सभ्यता का विकास हुआ था, तो उसको याद करने के लिए आपको जो है एक दोहा का सीट दिए थे, उसको जो है आप लोग याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से सीट था, हम दिखा देते हैं, एक मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है
मांडा, ये जो दोहा दिए थे, ये जो है सीट जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट करा देंगे। ये ट्रिक फाउंडेशन देखिए, हड़प्पा रावी राय बहादुर, तो हड़प्पा जो है ये स्थल हो गया, रावी क्या हो गया, नदी हो गया, और राय बहादुर क्या, ये उत्खनन करता हो गए। किस प्रकार से इसको याद करना है, जैसे देखिए हम तो याद कर लिए, लेकिन आप लोग इसको करिए याद, इससे जो है 16 प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ से हो जाएगा। जैसे हो गया हड़प्पा रावी राय बहादुर, मोहन सिंधु राखाल, काली घग्गर बरचवादी, चनो सिंधु गोपाल, मांडा चेनाब जोशी, आलम हिंडन शर्मा, सुर सरस्वती जोशी, रोपड़ सतलज शर्मा। इसको इस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से जो है हमने सेट किया है। पूरे यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिएगा कि इस प्रकार से ट्रिक जो है कहीं नहीं ये हमने बनाया है, ठीक है। याद करने में दिक्कत होती थी जब हम तैयारी करते तो यहाँ पे हमने बनाया है। जैसे है मांडा चेनाब जोशी, आलम हिंडन शर्मा, सुर सरस्वती जोशी, रोपड़ सतलज शर्मा। जैसे यहाँ पे हो गया सुर सरस्वती जोशी, सुद का गैंडोर जो था ये सरस्वती नदी के किनारे है, और जोशी, ठीक है, ये उत्खनन करता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पा की खुदाई के जनक कौन थे, तो दोहा से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 55 नंबर में दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, तो मेसोपोटामिया दो शब्दों मेसो और पोटामिया से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मेसो का अर्थ होता है बीच, तथा पोटामिया का अर्थ होता है नदी, ठीक है। जो बीचों बीच नदी में बना हुआ है उसी को, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते हैं। जो दो नदी के बीच, जैसे एक नदी ये हो गया, एक नदी ये हो गया, इसके बीच का क्षेत्र जो होता है इसी को जो है मेसोपोटामिया कहते हैं। 56 नंबर में क्या दिया हुआ है, 56 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया की स्थापना का विकास किन नदी की घाटी में हुआ था। मेसोपोटामिया का विकास किस नदी, तो ये दजला फरात नदी था, इसी के बीच में हुआ था। 57 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता ने सबसे पहले किया था, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, यहाँ पे सबसे पहले जो है कुम्हार के चाक का प्रयोग किया गया था। 58 नंबर की बात करते हैं, साँझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला, पृथ्वी का भग्नी ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, ये शुक्र है। उसके बाद में पृथ्वी का उपग्रह कौन होता है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है ये चंद्रमा है। उल्का पिंड क्या होते हैं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती और लुप्त हो जाती है, ठीक है। क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों एवं धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं। 61 नंबर में क्या दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ जो है महोदय ये अर्थशास्त्र के जनक होते हैं। विश्व के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए, तो विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप एशिया, तो यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, छोटा और बड़ा में, इसको सही कर लीजिए आप लोग, सीरीज में गलत दिया है। तो विश्व का सबसे जो है बड़ा महाद्वीप, यहाँ पे छोटा नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा बड़ा महाद्वीप और यहाँ पे छोटा रहेगा, प्रिंट में जो है दिक्कत हो गया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो गया, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये बड़ा नहीं रहेगा, छोटा महाद्वीप होगा, महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होगा। 63 नंबर की बात करते हैं, मिस्र सभ्यता के दो देवताओं के नाम लिखिए, जो देवी देवता वहां पे पाए जाते थे उनके नाम लिखना है। तो होरस और ओरसिस, ये जो है मिस्र सभ्यता के दो देवताओं के नाम हैं। अब उसके बाद में जो है 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर में दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवताओं के नाम लिखिए, तो उसमें जो है मिस्र की सभ्यता के दो देवताओं के नाम हो गया, तो यहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवताओं के नाम लिखना है। तो यहाँ पे हो गया ससाम मीन्स सूर्य होता है, और ईस्टर मीन्स होता है रक्षक देवी। 65 नंबर में क्या दिया हुआ है, दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए, मेगस्थनीज और हेनसांग, ये दो विदेशी यात्री है। हुएनसांग किसके दरबार में आया था, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, हर्षवर्धन, ठीक है। अब 66 क्या होता है, ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है, ईसा पूर्व का अर्थ ईसा से पूर्व होता है, ईसा से पूर्व होता है। ईसा अर्थात ईसा मसीह का जन्म से 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना घटी है तो उसे 100 ईसा पूर्व 100 लिखा जाता है, ठीक है। तो कब, ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना घटी तो उसे जो है 100 ईसा पूर्व कहते हैं।
67 नंबर देखते हैं, यहाँ पे इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहते हैं? तो इतिहास के पिता जो हेरोडोटस होते हैं, ये यूनानी विद्वान थे। इनको जो है इतिहास के पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पे जो है 68 नंबर की बात करते हैं। 38 नंबर में क्या दिया हुआ है कि भारत के संबंध में हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो हिस्टोरिका लिखा था। ठीक है। जीवाश्म ग्रह कौन सा है? तो जीवाश्म ग्रह जो है चंद्रमा है। पुच्छल तारे धूमकेतु किसे कहते हैं? सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान होते हैं, जिन्हें पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल की तारे पूछ सदैव सूर्य से दूर दिखाई देती है। इनकी जो पूछ होती है ये सूर्य से सदैव दूर दिखाई देती है। अब उसके बाद में यहाँ पे हो गया 70 नंबर तक हो गया। 70 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 71 नंबर में। 71 नंबर क्या दिया हुआ है कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है? ठीक है। और ये कब स्थिति बनती है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य और पृथ्वी, ये सूर्य हो गया और इसमें जो है यहाँ पे पृथ्वी हो गया। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना, यहाँ पे जो है इस प्रकार से चंद्रमा जब आ जाता है तो इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। ठीक है। और यहाँ पे चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होता है? सूर्य और चंद्रमा के मध्य, यहाँ पे सूर्य हो गया और उसके बाद में इस प्रकार से चंद्रमा गोल बनता है उस समय, लेकिन जो है हमने यहाँ पे इस प्रकार बना दिया। सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना, यहाँ पे जो है पृथ्वी आ जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें जो सूर्य ग्रहण होता है यह घटना जो है कब होता है? ये अमावस्या को होता है। और अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण की ये पूर्णिमा को होता है। ठीक है। यह ग्रहण पूर्णिमा को होता है। अब उसके बाद में देखते हैं 73 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? जो 180 डिग्री देशांतर होता है, इसी को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे ये गौतम बुद्ध थे। ठीक है। इतना आप लोगों को पता होगा। अब 75 नंबर देखते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट जितना रहेगा उसको जो है हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों में और या जितना हो सकता है इसमें भी हम बता चुके हैं और बताते हैं। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था ये सारनाथ में दिया था। 76 नंबर की बात करते हैं तो महापरिनिर्वाण की घटना का आशय क्या है? महापरिनिर्वाण की घटना का आशय क्या हुआ? तो इसमें जो होता है ये देहावसान। ठीक है। तो इसे जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये जो महापरिनिर्वाण है जो अलग अलग होता है, इसको जो है हम अभी देखने वाले हैं। किन्हीं दो पुराणों के नाम बताइए? तो अग्नि पुराण हो गया और शिव पुराण हो गया, ये दो पुराण के नाम हो गए। ठीक है। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सिकंदर की भारत विजय का अभियान कब से प्रारंभ हुआ था? तो इनका अभियान जो है 320 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। ग्राम पंचायत का महत्व क्या होता है? जो ग्राम पंचायत होता है उसका महत्व क्या होता है? तो ग्राम से संबंधित निर्णय, ग्राम पंचायत लिए जाए तो ग्राम से संबंधित जो निर्णय होता है वो पंचायत में लिए जाते हैं। गाँव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं। ठीक है। जो स्थानीय समस्याएं होती है, स्थानीय समस्याएं उसको ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति तथा संसाधनों की बचत होती है। अगर ग्राम पंचायत में अगर सुलझाता नहीं हो तो ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, तो उसमें जो है अब वहाँ पे आने जाने में जो है खर्चा भी लगेगा, तो वहाँ पे संपत्ति तथा संसाधनों की बचत हो जाती है, वहाँ पे आने जाने का खर्च भी बच जाता है। 80 नंबर बात करते हैं तो 80 नंबर में क्या दिया हुआ है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो गाँव लेवल पर होते हैं तो वो होते हैं ग्राम प्रधान। दीवार में टंगे हुए मानचित्र के ऊपर तथा नीचे की दिशाओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कोई चित्र हो गया इस प्रकार से। अब ये अगर टंगा हुआ तो इसको जो है डायरेक्शन को किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं? ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा, पूरब पश्चिम, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। तो इस प्रकार से दीवार में टंगे हुए मानचित्र के ऊपर क्या होगा? ऊपर उत्तर हो जाएगा और नीचे की दिशा के नाम लिखे तो नीचे की दिशा जो होगी यह दक्षिण होगी। 82 नंबर देखते हैं। मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बताइए। नदी
और कुओं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बताइए। तो यहाँ पे नदी को इस प्रकार से दर्शाते हैं, आप देख सकते हैं, और कुआं जो होता है इस प्रकार से दर्शाते हैं, और यहाँ पे एक गोला होता है। 83 नंबर की बात करते हैं, मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बताइए। पोस्ट ऑफिस जैसे मानचित्र में जब इसको इंडिकेट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस पीओ, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ग्राफ ऑफिस, तो इसमें पीओ हो जाएगा, टीओ हो जाएगा, और पुलिस स्टेशन पीएस होता है। 84 नंबर की बात करते हैं, पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं। पंचायत व्यवस्था के जो कार्य करने के स्तर होते हैं ये 3 स्तर होते हैं। जैसे हो गया ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत हो गया, और उसके बाद में जिला पंचायत हो गया। 85 नंबर की बात करते हैं। 85 नंबर में दिया हुआ है कि सौरमंडल के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे ग्रह के नाम लिखिए। तो सौरमंडल के सबसे, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति होता है, और छोटे ग्रह की बात करें तो ये बुध होता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए, तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो है पिक्टोग्राफी था, ठीक है, भाव चित्रात्मक था, वहां पे सभी भाव जो है चित्र के द्वारा दर्शाए गए हैं। यहाँ पे लिपि हो गया। उसके बाद में 88 नंबर देखते हैं, आग की खोज किस प्रकार की गई। तो पुरापाषाण काल में औजार बनाने हैं तो लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे, तो जब ये टकराते थे, ठीक है, टकराने पर चिंगारी निकलती थी और उन्हें जो है इस प्रकार आग का ज्ञात हुआ। आग इस युग की महान खोज थी, कब, पुरापाषाण काल की। 89 नंबर देखते हैं। 89 नंबर में दिया हुआ है कि गायत्री मंत्र का संबंध किससे है। तो गायत्री मंत्र का संबंध जो है ये ऋग्वेद से होता है। ये हो गया 89 नंबर हो गया। गायत्री मंत्र का संबंध किससे होता है, ये ऋग्वेद से होता है। 90 नंबर की बात करते हैं तो महाभारत का पुराना नाम क्या है। महाभारत का पुराना नाम जो है ये जय संहिता है, ठीक है। उसके बाद में 91 नंबर की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा महासागर है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, प्रशांत महासागर। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या होती है। जो पृथ्वी जैसे यहाँ पे इस प्रकार से होती है, तो इसकी परिभ्रमण की दिशा ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो पश्चिम से पूरब की तरफ होता है, ये इस प्रकार से पश्चिम से पूरब की तरफ होता है, ठीक है। इतिहास क्या है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है, वही इतिहास काल है। 94 नंबर की बात करते हैं। 94 नंबर में दिया हुआ है कि पुरापाषाण काल की कोई 2 विशेषताएं बताइए। इस काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था पुरापाषाण काल में, और आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में हुआ था। ये 2 है जो विशेषताएं हैं। 95 में दिया हुआ है कि नवपाषाण काल की विशेषताएं लिखिए। पहिए का आविष्कार जो है इसी काल में हुआ था, और कुत्तों को पालतू पशु बनाया गया था, और कृषि का आविष्कार जो है ये नवपाषाण काल में हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे। 97 नंबर की बात करते हैं, तारा किसे कहते हैं। तो वह आकाशीय पिंड जो अपने आकाश से प्रकाशित होता है, जो अपने आकाश से प्रकाशित होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जैसे अगर कोई मोमबत्ती हो गया तो मोमबत्ती में जो है उसको जलाना पड़ता है, ठीक है, और मोम के द्वारा जो है वो अपना प्रकाश इधर उधर बिखेरता है। लेकिन अगर तारा हम उसे कहेंगे जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, उसको बाहर से एनर्जी देने की कोई आवश्यकता ना रहे, ठीक है। जैसे अगर आप ट्यूब लाइट जलाते हैं या एलईडी लाइट जलाते हैं तो उसमें एनर्जी देने की आवश्यकता होती है, तभी वो जलता है। लेकिन जो तारा होता है, हम अब ट्यूब लाइट को या बल्ब को जो है तारा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका स्वयं का एनर्जी नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। लेकिन जो तारे आकाशीय पिंड होते हैं, जैसे सूर्य एक प्रकार से तारा है, ठीक है, इसको एनर्जी जो है कहीं दूसरी जगह से प्राप्त नहीं होती है, ये इसमें स्वयं का जो है प्रकाशित होता है। परिभ्रमण का अर्थ बताइए। तो आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर घूमता है तो उसके घूमने की क्रिया परिभ्रमण कहलाती है, ठीक है। आकाश गंगा किसे कहते हैं, आकाश गंगा किसे कहते हैं। ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं, ठीक है, खरबों तारे पाए जाते हैं। तारे के ऐसे किसी समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। 100 नंबर क्या है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं।
इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, तो इसमें जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बीच में। कांसा धातु किस धातु से मिलकर बना होता है? तो कांसा धातु जो होता है ये तांबा तथा जस्ता से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे दिया है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। तो जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, उसे जो है क्षत्रिय कहा जाता था। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, ये जो क्या नाम है वर्ण व्यवस्था होता था, इसको हम लोग जो है बिल्कुल विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जो मंडल थे, तो इसका वर्णन जो है वर्ण व्यवस्था का ये 10वें मंडल में किया गया है। 10वां मंडल 10वें मंडल में किया गया है और इसे जो है पुरुष सूक्ति कहते हैं। पुरुष सूक्ति। ठीक है, अब इसमें जो है वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था ये कर्म के आधार पर लिया गया है। जो जैसा कर्म करता था उसी के आधार पर सभी का अलग अलग वर्ण व्यवस्था यहाँ पे बांटा गया था। तो कर्म के आधार पे यहाँ लिखेंगे। आप लोग एक काम करिएगा, जब ये हम लिख रहे हैं, ठीक है, समझाएंगे लास्ट में, तो इसको जो है आप लोग फर्स्ट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर पे हो गया ब्राह्मण, फर्स्ट नंबर पे ब्राह्मण हो गया, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरे नंबर की बात करें तो इसे कहते थे वैश्य, 4 नंबर की बात करें तो इसे कहते हैं शूद्र। ठीक है, अब किसका क्या काम होता था यही पूछा गया है। क्षत्रिय का जो है क्वेश्चन में दिया था, तो उसको लेकर हम लोग सभी के काम देख लेते हैं। तो ब्राह्मण का काम क्या होता था? पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करवाना, हवन करवाना। ये ब्राह्मण का काम हो गया। अगर क्षत्रियों की काम देखें तो ये जनता की सुरक्षा और युद्ध लड़ते थे। ठीक है, जनता की सुरक्षा और प्लस युद्ध लड़ते थे, ये क्षत्रियों का काम हो गया। और वैश्य का क्या काम क्या होता था? ये व्यापार और कृषि करते थे, व्यापार और प्लस कृषि। ठीक है, अब यहाँ पे शूद्र क्या हो, इनका क्या काम था? ये तीनों वर्गों की सेवा करते थे। ये जो ऊपर तीनों वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये शूद्र लोग जो है ये तीनों वर्गों, यहाँ पे लिख सकते हैं, तीनों वर्गों की सेवा करना। ठीक है, ये लोग होते थे। और ब्राह्मण के जो है ये मुख से जो है इनको माना जाता था। ये ब्राह्मण जो थे ये मुख से उत्पत्ति हुई थी, मुख से। और क्षत्रियों की अगर बात करें तो ये भुजाओं से, और वैश्य को जो है जंघाओं से, और शूद्र क्या था? ये चरणों से। और ये किसके हैं? मुख, भुजा, जांघ, ये ब्रह्मा के हैं। ठीक है, तो इतना जो है आप लोगों को 10वें मंडल में ये पुरुष सूक्ति का वर्णन किया गया है। और वर्ण व्यवस्था किसके आधार पे? ये कर्म के आधार पे जो है इसका वर्णन किया गया है।
लेकिन अगर हम देख ले, एक नोट में करके आप लोग लिख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर एक पूर्व वैदिक काल होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल, इसमें क्या था, ये वर्ण व्यवस्था था, लेकिन उस समय क्या था, जन्म के आधार पर हो गया था। जन्म के आधार पर। अब यहाँ पे ये समझ में आता है, जन्म के आधार पर और कर्म के आधार पर। इसका मतलब ये है कि इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो विभाजन किया गया था, ये कर्म के आधार पर किया गया था। कौन सा कर्म कौन कर रहा है, अगर जो पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो ये ब्राह्मण हो गए, ठीक है। लेकिन अगर जो है उत्तर वैदिक काल की बात करें, तो ये जन्म के आधार पर हो गया। उस समय क्या हुआ कि जैसे ब्राह्मण हो गया, तो ब्राह्मण में जो हवन करते थे, उसमें जन्म के आधार पर, अगर उसमें किसी लड़के का जन्म हुआ तो वो ब्राह्मण में होगा, क्षत्रिय में हुआ तो क्षत्रिय में होगा, तो यही जन्म के आधार पर हो गया। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था, 102 नंबर तक हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे है 103 नंबर है, प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों का नाम बताइए। तो महाभारत और रामायण होते हैं। विश्व दुखी से भरा हुआ यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किया था, तो ठीक है, तो उपनिषद से प्राप्त किया था। अब इसको जो है हम लोग जो है थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसे कहते हैं आर्य सत्य, कहते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे, इसी को जो है आर्य सत्य कहते हैं। आर्य सत्य कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर की बात करें तो ये हो गया दुख, दुख हो गया। दूसरे की बात करें तो दुख समुदाय, तीसरे की बात करें तो दुख निरोध, चार नंबर की बात करें दुख निरोध, गामिनी। तो ये आर्य सत्य क्या क्या थे, इसको हम लोग देख रहे हैं। अब दुख क्या था कि इसमें आर्य सत्य में ये कहा गया था कि जीवन दुख से भरा है। जीवन जो है, जीवन दुख से भरा है। दुख समुदाय क्या है कि दुख के कारण है, जो दुख होता है दुख के कारण है। दुख निरोध क्या होता है, उन्हें रोका जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है। दुख निरोध गामिनी क्या होता है, दुख के समापन की ओर अग्रसर पथ, ठीक है। इसी को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। दुख के समापन की ओर अग्रसर, इसी को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, यहाँ पे देख सकते हैं दुख क्या होता है, जीवन दुख से भरा हुआ है,
और दुख समुदाय दुख के कारण होते हैं, क्यों दुख आया, और उन्हें रोका भी जा सकता है और दुख के समापन की ओर अग्रसर, इसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो ये बौद्ध धर्म के जो है सिद्धांत थे, आर्य सत्य इसे माना जाता है। तो यहाँ पे केवल क्या पूछा कि विश्व विश्व दुखों से भरा हुआ है। यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किया था, तो ये सिद्धांत जो है उपनिषद से प्राप्त किया था। 105 नंबर की बात करते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ये ऋषभदेव थे, ये प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक थे। अब इसको जो है बिल्कुल विस्तार से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, जैन धर्म के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म हो गया, ठीक है। अब जैन धर्म में क्या देखना है कि इसके संस्थापक कौन थे और वास्तविक संस्थापक कौन थे। इस प्रकार से दो क्वेश्चन बनता है। एक होता है संस्थापक, संस्थापक कौन थे, और इसी में एक क्वेश्चन पूछता है वास्तविक, वास्तविक संस्थापक। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि संस्थापक कौन थे, तो ये ऋषभदेव थे, ऋषभदेव, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक कौन थे, ये महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। महावीर स्वामी के गुरु कौन थे, ये पार्श्वनाथ थे। इस प्रकार से ये पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे, ये कौन थे, ये गुरु थे, ठीक है। इस प्रकार इससे जो है जैन धर्म से संबंधित जितने भी, और अगर ये पूछ सकता है कि महावीर का जन्म कब हुआ था, जन्म, तो इनका जन्म जो है 540 बीसी में हुआ था, 540 बीसी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, ये वैशाली में हुआ था, वैशाली कुंडग्राम। वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। अगर जैन धर्म की बात करें तो ये वंश जो था जैन धर्म में, ये महावीर थे, महावीर। ये किस वंश से संबंधित थे, इनका वंश जो था, अगर हम वंश की बात करें तो, अगर हम वंश की बात करें तो ये ज्ञात्रिक वंश था, ज्ञात्रिक वंश था, ठीक है। महावीर स्वामी का अगर वंश की अगर बात कर ले तो यह ज्ञात्रिक वंश था। तो इतना समझ में आया। अगर ये पूछ ले कि जैन धर्म में लोगों की भाषा क्या थी, भाषा की अगर बात करें तो इसमें जो ये प्राकृत भाषा थी, अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से ये शॉर्ट में पूछ सकता है कि जैन, जैन से संबंधित मतलब जैन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये जैन जो होता है ये संस्कृत शब्द है, ये जो है ये संस्कृत शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ की अगर बात करें, अर्थ, तो इसका मतलब होता है विजेता, विजेता, ठीक है। तो इतना जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हो गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये प्रथम ऋषभदेव थे, ठीक है, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक। तो संस्थापक ये 2019 और 22 में आया हुआ। तो वास्तविक संस्थापक कौन था, यहाँ पे हमने जो है बताया हुआ है। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये महावीर, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कि जो है संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव हो गया। अगर एग्जाम में पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी हो जाएगा। अब महावीर के बारे में सब कुछ बता दिए। गुरु कौन थे? गुरु जो है पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म का जो है संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है विजेता। ये जो है इसकी भाषा क्या थी जैन धर्म से? तो ये प्राकृत था। और इससे संबंधित जो महावीर थे ये किस वंश से जो है संबंध रखते थे? ज्ञात्रिक वंश से। तो इतना जो है विस्तार से आप लोगों को बताएं। अब यहाँ पे 106 नंबर में दिया हुआ है कि जैन धर्म के 23वें व 24वें तीर्थंकर कौन थे? 23 और 24। तो यहाँ पे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24 नंबर की बात करें तो महावीर स्वामी थे। अब इसमें जो है जितने तीर्थंकर थे उसकी बात कर लेते हैं जो एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे हो जैन धर्म के तीर्थंकर 24 तीर्थंकर। टोटल कितने थे? 24 थे। 24 तीर्थंकर। अब जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड, यानी पहले कौन थे? पहले तीर्थंकर ये ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे और इन्हीं को जो है क्या कहा जाता है? आदिनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये अयोध्या में हुआ था। श्री राम की नगरी अयोध्या। दूसरे तीर्थंकर की बात करते हैं तो दूसरे थे अजीतनाथ। अजीतनाथ ये भी अयोध्या से संबंधित थे। उसके बाद में 22 नंबर की बात कर लेते हैं, 23 नंबर की बात कर लेते हैं और 24 नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 22 नंबर में अरिष्ट नेमी थे। इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अगर उल्लेख की बात करें तो ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई कहा गया था इसको। ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप लोग याद कर लीजिए। ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण जो थे, वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई, बताया गया था। ठीक है, और 23 नंबर की बात करें तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ हो गए। 24 नंबर की बात करें तो 24 तो आपको पता होगा, महावीर। अब इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सा है? ये 24वें तीर्थंकर और उसके बाद में ये फर्स्ट नंबर पे, ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऋषभ देव क्या थे? ये संस्थापक थे। ये संस्थापक थे। जो जैन धर्म के संस्थापक पूछ ले तो ऋषभ देव थे और उसके बाद में जो है वास्तविक संस्थापक तो ये 24वें महावीर स्वामी हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हम लोग जानते हैं। पार्श्वनाथ जो थे ये जो है वाराणसी से थे। वाराणसी से थे। ठीक है, इनको जो है 100 वर्ष की आयु में 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको। ठीक है, और इन्हीं ने जो है क्या प्रतिपादन किया? 4 महाव्रत प्रतिपादन किए था। 4 महाव्रत।
अब कौन कौन से इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सभी 4 महाव्रत थे। तो सत्य हो गया, उसके बाद में अहिंसा हो गया, फिर उसके बाद में अपरिग्रह, हो गया, और अस्तेय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 महाभारत थे। और उसके बाद में ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये वाराणसी से संबंधित थे, तो बनारस के राजा जो अश्वसेन थे, अश्वसेन, इनके जो है ये पुत्र थे। ठीक है, और इनका अगर प्रतीक माना जाए कि प्रतीक क्या था, पार्श्वनाथ, तो इनका प्रतीक जो था ये सर्प था। इनका प्रतीक की बात करें तो ये सर्प था। ठीक है, और महावीर स्वामी की बात करें तो इनके गुरु जो थे, अभी हम बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, इनके गुरु का नाम क्या था, पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनके प्रतीक की अगर बात कर ले तो इनका प्रतीक जो था ये शेर था। तो इतना। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, महावीर के बारे में सब कुछ जो है एक्सप्लेन हम कर दिए हैं पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। 108 नंबर की बात करें तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किनसे संबंधित होता, तो अष्टांगिक मार्ग जो है ये गौतम बुद्ध से संबंधित होता था। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति हेतु बनाया गया मार्ग था। जो निर्वाण की प्राप्ति होता था उसको प्राप्त किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको बनाया गया मार्ग था। तो इनके 8 नियम थे। 8 नियम कौन कौन से, समयक दृष्टि, समयक स्मृति, समयक संकल्प, समयक वाक, समयक कर्मांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक समाधि। तो इसको जो है थोड़ा विस्तार से हम लोग देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग ये देखिए 8 होंगे यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग, कौन कौन से, इसका विवरण देखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि समयक दृष्टि, ये प्रज्ञा स्कंद हो गया, प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और समाधि स्कंद। इसमें हो गया 2, इसमें जो है 3 हो गया, और इसमें जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं 3 ये हो गया, 3 3 6 और 2 8, तो इसीलिए इसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अब प्रज्ञा स्कंद में क्या दिया हुआ है कि समयक दृष्टि, वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना, ये समयक दृष्टि होता है। समयक संकल्प में क्या होता है कि भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। ठीक है, भौतिक सुखों के प्रति जो है आकर्षण का त्याग करना चाहिए। उसके बाद में शील स्कंद में हो गया समयक वाक हो गया, समयक कर्मांत हो गया और समयक जीविका हो गया। सदा सच बोलने वाला, यहाँ पे समयक वाक, सदा सच बोलने वाला होना चाहिए, और समयक कर्मांत यानी सदा सही काम करना। उसके बाद में समयक जीविका, सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। ठीक है, और समाधि स्कंद में हम लोग देखते हैं, समाधि स्कंद में जो है 3 दिया है, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि। यहाँ पे समयक व्यायाम में क्या है कि नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। ठीक है, समयक स्मृति में क्या हो गया, झूठ बातों का त्याग, सही बातों को ग्रहण करना, यानी जो झूठ बोलते हैं उसका त्याग करना और जो सही बात होता है उसको ग्रहण करना। समयक समाधि क्या होता है, मन की एकाग्रता। तो बुद्ध के ये जो अष्टांगिक मार्ग थे इसको हम लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 108 नंबर हो गया। उसके बाद में 109 नंबर, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, तो पाषाण युग को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पुरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल हो गया। 4 वेदों के नाम लिखिए, वेदों के नाम यहाँ पे लिखना है, ऋग वैदिक काल, साम वैदिक काल, अथर्वैदिक काल, यजुर्वेदिक काल, ये सभी वेद हैं। ठीक है, तो ये 4 वेदों के नाम हो गए।
उसके बाद में 111 नंबर की बात करें तो सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। जो सप्त सैंधव के अंतर्गत नदियां आती थी उसमें किन किन नदियों का वर्णन किया गया है उसके नाम लिखिए। यहाँ पे दिया है 2 नदियों के नाम, तो 2 नहीं सभी नदियों के नाम हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतुद्री नदी, सतलज इसे कहते हैं, बितस्ता झेलम कहते हैं, आश्किनी ये चिनाब कहते हैं, परुसड़ी ये रावी कहते हैं, विपाशा को ब्यास कहते हैं। ठीक है। 112 नंबर में क्या दिया हुआ है कि ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ऋग्वेद में अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति की रचना की गई प्रार्थनाओं का संकलन है। ठीक है। उसके बाद में 113 नंबर देखते हैं। 113 नंबर में दिया हुआ है कि संध्योकालीन मोहरें हमें क्या जानकारी देती है। तो विभिन्न धातु से बनी मोहरों पर बने भैंस, सांड, बाघ, गैड़े के चित्र इस काल के द्योतक होते हैं और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं खगोल शास्त्री, जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं। ऐसे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं उसे जो है खगोल शास्त्री कहते हैं। 115 नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान में यात्रा किया था। तो भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान, ये अंतरिक्ष अभियान था। संयुक्त अंतरिक्ष अभियान कौन कौन से, भारत देश और सोवियत संघ द्वारा। ठीक है। में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयूज T2 से 1984 में यात्रा किया था। 116 नंबर की बात करें तो पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। तो ग्राम पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गया। इसमें कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जहाँ पे जिस प्रकार से रहेगा, जो क्वेश्चन बनने लायक रहेगा उसको हम समझा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 117 नंबर में दिया है कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। पृथ्वी को ध्रुव में बांटने वाले रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया कोई पृथ्वी हो गया। ठीक है। अब इसको जो है ये भूमध्य रेखा हो गया, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो इसको ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बांटती है, यहाँ से अगर जो है एक रेखा खींचते, ये काल्पनिक रेखा होती है, तो ये 2 ध्रुवों में बांटती है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो उसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है। मकर रेखा किसे कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पे जो होता है इसका डिग्री अगर जो है कैलकुलेट करें तो 23.5 डिग्री होता है दक्षिणी अक्षांश में, साउथ। ठीक है। और इधर जो होता है ये कर्क रेखा होता है। ये सभी जो है आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। 119 में है ग्रांड ट्रंक रोड यानी GT रोड जो है किसने बनवाया था। ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये क्षेत्रफल के आधार पे जो है सबसे छोटा महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप ये जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा महाद्वीप है। 121 नंबर में दिया हुआ है कि पृथ्वी के किस भाग में सूर्यातप अधिकतम प्राप्त होता है। सूर्यतप अधिकतम प्राप्त होता है तो साइबेरिया में स्थित बर्खोयांश नामक स्थान है। यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें सबसे अधिक प्राप्त होती है। 23 या 24, ये 19 और 23 में आया हुआ है क्वेश्चन। 122 नंबर की अगर बात करें तो पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है। तो पंचायत व्यवस्था जो होती है ये 2 स्तरों पर कार्य करती है। नासा का पूरा नाम बताइए। तो नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। ये नासा का जो है नाम हो गया। अगर नासा की स्थापना की बात करें तो ये 29 जुलाई 1958 को हुआ था। इसकी स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसमें ये बात करें कि जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये वाशिंगटन DC में है। ठीक है। वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन ये DC में है। ठीक है। ये नासा हो गया। ठीक है। अगर हम इसरो की बात करें, ये सबसे पहले बता चुके हैं। इसरो का आपके फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर इसका कहाँ, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। ठीक है।
और इसके अगर गठन की बात करें तो इसरो का स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1958 में नासा का स्थापना हुआ था, लेकिन 1969 में जो है ये इसरो की स्थापना हुई थी। अब हम लोग जो है 124 नंबर देखते हैं। स्वशासन से आप क्या समझते हैं? स्वशासन मतलब स्वयं का शासन। तो स्वशासन या होम रूल का अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। राज्य के किसी अंग प्रशासनिक प्रभाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की गई है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। ये 2019 और 23 में क्वेश्चन आया है। मातृ देवी, पशुपति शिव, प्राकृतिक शक्ति जैसे सूर्य, अग्नि और जल हो गया। तो ये देवी देवताओं के नाम है हड़प्पा सभ्यता के। 126 नंबर देखते हैं। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो सिंधु सभ्यता में क्या होता था? यह सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जाति के थे, इसमें अभी विवाद है। यानी यहाँ के किस जाति के थे, इसमें विवाद है। लेकिन अधिकतर विद्वान क्या मानते हैं कि ये द्रविड़ थे, सुमेर थे, आर्य थे। तो सबसे ज्यादा आर्य माना गया है सिंधु सभ्यता के लोगों को। ठीक है। अब उसके बाद में हम वैदिक सभ्यता देखते हैं। वैदिक सभ्यता में दिया हुआ है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। ठीक है। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे आर्य थे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्व वैदिक काल और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को जो ही ऋग्वैदिक काल कहते हैं। 128 नंबर की बात की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे कुल। ठीक है। इसके 4 महाजनपदों के राज्य और राजधानी आप लोगों को बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। 128 नंबर की बात करते हैं तो संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई थी? तो संपूर्ण वैदिक साहित्य, जो संपूर्ण वैदिक साहित्य था, ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है। उसके बाद में 129 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 2018 में आया। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है 326 ईसा पूर्व में किया था। उसके बाद में दिया हुआ है कि जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या थे? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो है लास्ट में जोड़ा गया था। ये 5 अणुव्रत थे। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था? लिखिए। बौद्ध धर्म का मूल आधार अहिंसा था। ठीक है। 132 नंबर की बात करते हैं। नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाए जाते हैं? तो नगर पंचायत जो बनाया जाता है ये 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष का नाम बताइए। महापौर या मेयर कहते हैं। कृषि का आरंभ जो है किस काल में हुआ था? कृषि का आरंभ जो है नवपाषाण काल में हुआ था। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? ये जो है यूनानी भाषा का शब्द है। हर्यक वंश के संस्थापक किसने किया था? ये बिंबिसार ने हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है। पैंगोड़ा क्या होता है? पैंगोड़ा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर होता है। नंबर की बात करें तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है? कि साक्षरता का अभाव है। ठीक है। और परंपरागत विचारों का अभाव। पहले विचार परिवर्तन करना चाहिए, उसके बाद में भारत की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये राष्ट्रगान के रचयिता हैं। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? तो पृथ्वी के आकर्षण बल अधिक होता है। पृथ्वी में जो है आकर्षण बल अधिक होता है। वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु की ओर अपनी ओर खींचता है। ठीक है। वायु गैसे के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़ रखी है। ठीक है। आकर्षण शक्ति द्वारा। अब हाइडेस्वीज झेलम का युद्ध क्या है? ठीक है। तो सिकंदर को पंजाब के शासक सिकंदर और पोरिस के साथ युद्ध जो लड़ा गया था करना पड़ा, जिसे हाइडेस्वीज युद्ध कहा गया। सौरमंडल के कितने ग्रह होते? तो सौरमंडल के कुल जो है 8 ग्रह होते हैं। इसके पहले जो है 9 ग्रह होते थे। यम ग्रह जो था इसको जो है 2006 में निकाल गया था। क्यों निकाला गया था? क्योंकि यह दूसरों की कक्षाओं में जो है परिक्रमा करने लगता था। इसकी परिक्रमण काल और ये सब जो है एकदम फिक्स नहीं थी, तो इसीलिए इसको जो है निकाल दिया गया था। अब इसमें 8 कौन कौन बचे हैं? बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और ये एक यम होता था। इसको जो है निकाल दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं 143 नंबर सौर मंडल से किस ग्रह को निकाल दिया गया है? तो सौर मंडल के पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। इसको हम इसमें 142 नंबर में सब बता चुके हैं, परंतु वर्तमान में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल से यम ग्रह को निकाल दिया गया है। यम ग्रह को 2006 में निकाल दिया गया है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है।
अनीश्वरवाद क्या है? तो ईश्वर को न मानना अनीश्वरवाद होता है। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उसे अनीश्वरवाद कहते हैं। इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है। उसके बाद में मंदाकिनी क्या होती है? तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई पड़ता है एवं जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है उसे मंदाकिनी कहते हैं। 146 नंबर की बात करते हैं। 146 नंबर में आकाश गंगा क्या होता है? तो ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित होता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाश गंगा कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, तो इनके बीच में कक्षाओं के मध्य जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो था ये अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो सेलुकस निकेटर था। ठीक है। इसकी शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के चंद्रगुप्त मौर्य इनके लड़की जो थी चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हुई थी। पहले विदेशी ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में शादी किया था। उसके बाद में 150 नंबर में है मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन थे? अब यहाँ पे जनक आ गया। ठीक है। तो जॉन मार्शल तथा राखालदास बनर्जी ये दोनों थे, ये मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक थे। 151 नंबर में दिया है कि पिरामिड का क्या अर्थ होता? तो पिरामिड का आशय होता राजाओं के मकबरे से होता था। पिरामिड ऊंचे ऊंचे इस प्रकार से बनाए जाते थे। ठीक है। उसे पिरामिड कहते थे। फराव किसे कहते? तो मिस्र के सम्राट को फराव कहते। जो मिस्र के सम्राट इजिप्ट के सम्राट होते थे उसे फराव कहते थे। ममी का संबंध किस सभ्यता से? तो ममी का संबंध जो है ये मिस्र की सभ्यता से होता था। तो 153 नंबर